मेरा लास्ट पेपर हुआ था 8th सेमेस्टर का, तो उसके बाद रमज़ान चल रहा था। हम ईद के बाद मैं और मेरा दोस्त शहजाद साहब वापस आ गए थे यहीं मुल्तान में। हमने वन पेपर की तैयारी शुरू कर दी थी। क्या वन पेपर के लिए किसी का इतना ज़हीन होना ज़रूरी है या नहीं? दूसरे नंबर पे वो उनसे इंटरव्यू में पूछेंगे पैनल वाले कि आप इंजीनियर हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आ रहे हैं, आप इधर क्या करने आ रहे हैं, आप अपनी फील्ड में क्यों नहीं गए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो इंटरव्यूज़ हैं वो एट हैंड है, मतलब कि बहुत शायद जल्दी लिस्ट जारी हो जाए पीपीएससी की तरफ से इंटरव्यूज़ के हवाले से। तो काइंडली ना आप अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करें और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कर दें कि उन्हें इंटरव्यूज़ के हवाले से किन एरियाज़ को देख के जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। पेस की तरफ से आज की इस टॉक में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम वन पेपर एग्ज़ाम के हवाले से एक टॉक शो रखते होते हैं जिसमें हम एक ख़ूबसूरत मेहमान को मदऊ करते होते हैं। तो इस वन पेपर एग्ज़ाम के सिलसिले में आज हमारे साथ आमिर सुहेल वट्टू साहब मौजूद हैं। अगर मैं आमिर सुहेल वट्टू साहब का तारुफ़ कराऊं तो आमिर सुहेल वट्टू साहब इटसेल्फ पेस का जो है ना हिस्सा हैं और उसके अलावा इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तौर पर काम कर रहे हैं। आमिर सुहेल वट्टू साहब जो है ना, उन्होंने बड़ी जल्दी वन पेपर एग्ज़ाम को एस किया था। आज की हमारी ये जो नशिस्त है इसमें हम आमिर सुहेल वट्टू साहब की जर्नी जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से 6 से 8 महीनों के अंदर वन पेपर एग्ज़ाम को एस किया। और उसके अलावा ढेर सारा कुछ हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह का डिपार्टमेंट है। लोगों की ढेर सारी क्यूरीज़ आती हैं इसके बारे में, वो हम आमिर सुहेल साहब की ज़बानी सुनेंगे। तो आए मैं आप सबकी मुलाकात आमिर सुहेल वट्टू साहब से कराता हूँ। जी आमिर सुहेल वट्टू साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आमिर साहब, मैं आपको पेस की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं अच्छा हूँ। आप सुनाएं सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आमिर साहब, आज की हमारी ये जो नशिस्त है इसमें बेसिकली हमारी जो टॉक होनी है ना वो वन पेपर एग्ज़ाम के हवाले से होती है। अच्छा, इस दौरान मैंने ये नोट किया आमिर साहब, आपका फ़ेस काफ़ी स्माइलिंग है और आप काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आते हैं। तो इस स्माइलिंग फ़ेस के पीछे क्या राज है? सर इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो ये कि मैं सराइकी बेल्ट से बिलोंग करता हूँ। आपको पता है कि जो सराइकी हम लोग होते हैं बड़े मिलनसार होते हैं ना और खुश अखलाक होते हैं। और दूसरी सर मेरी तबीयत ही ऐसी है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वट्टू साहब, आज हमने बात करनी है बेसिकली वन पेपर के एग्ज़ाम से। तो मैं अपने नाज़रीन की तरफ से चंद एक सवाल पुट करूँगा जिसके आपको ना आंसर देने होंगे। जैसे सबसे पहले मैं हर आने वाले मेहमान से ये सवाल करता हूँ कि काइंडली आप हमसे अपनी वन पेपर एग्ज़ाम की जर्नी जो है ना, जो सफ़र है वो शेयर करें कि वो कैसा रहा। आपने वन पेपर एग्ज़ाम को किस तरह से एस किया और आपकी तैयारी की स्ट्रेटजीज़ क्या थी? श्योर सर, जहाँ तक बात है पीपीएससी की तैयारी का, तो इस तरह है कि हमारा 8th सेमेस्टर चल रहा था अमरसन कॉलेज में। तो हमारे वहाँ शफीक साहब थे, वो भी हमें बताते थे ना, क्योंकि मेरी इंग्लिश में डिग्री है, मैंने आपको बताया सर। तो वो बताते थे कि आपने सीएसएस को किस तरह देखना है, अगर अब्रॉड जाना है तो एमफिल के लिए, या पाकिस्तान में एमफिल करना है, या वन पेपर करना है तो किस तरह। मुझे हाउ नाउ थी। उसके अलावा एक मेरा दोस्त मोहसिन, जिसको मैं कहता हूँ, हमारा मोहसिन था असद साहब, उसने हमें बताया हुआ था ऑलरेडी ना कि पीपीएससी की आपने किस तरह तैयारी करनी है, क्या है। इस सिलसिले में सर मेरी डिग्री तकरीबन जून में मेरा लास्ट पेपर हुआ था 8th सेमेस्टर का। तो उसके बाद रमज़ान चल रहा था। हम ईद के बाद मैं और मेरा दोस्त शहजाद साहब वापस आ गए थे यहीं मुल्तान में। हमने वन पेपर की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ लकीली सर मेरी मुलाकात राणा मोहम्मद असलम साहब से हुई, जो कि अच्छी तैयारी में थे उस वक्त। और उसके अलावा राव असद साहब के साथ हुई, हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई। इन्होंने मुझे बताया कि आप लोगों ने किस तरह चीज़ों को करना है। हाँ भी 10 सब्जेक्ट होते हैं, किस तरह डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह पेपर प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से पेपर बनता है। तो सर उस कंपनी का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा पहला पेपर था एक्साइज इंस्पेक्टर का। सर आप बिलीव करें, मेरे उस पहले पेपर में 74 मार्क थे। अच्छा, माशाल्लाह। जो मैंने स्कोर किए वो 74 थे। ज़िंदगी में मैंने पहला वन पेपर दिया था। उसके बाद अनलकीली मैं रह गया 1.75 से। डीजी खां में आपको पता सर मेरिट हाई होता है एक्साइज का। इस बार भी 2 सीटें आई हैं, तब भी 2018 में 2 थी। उसके बाद सर दूसरा मेरा जो पेपर था वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एज ए सब इंस्पेक्टर का था।
सर मैंने देखा जो मेरी खामियां थी उस पर ओवरकम किया, मैं दूसरे पेपर में अपेयर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब ने उस पेपर में मुझे सुरखरू किया। मेरे 78 बने सर, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। यानी कि 6 माह के अंदर, अभी मेरे जो दूसरे क्लास फेलो थे वो एमफिल का सोच रहे थे कि हम एमफिल में एडमिशन लें, कोई टीचिंग में निकल गए थे, मैं अपनी जॉब सिक्योर करके वापस चला गया था, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि वटू साहब, आपकी इस जर्नी से मुझे ये लगा कि आपको जो मुशफ़िक दोस्त मिले, जैसे आपने राना मोहम्मद असलम साहब का नाम दिया, राव असद साहब का नाम दिया, आपने कहा कि राव असद साहब ने आपको ना इस जर्नी की तरफ जो है ना बेसिकली डायरेक्ट किया और आप वन पेपर एग्ज़ाम की तरफ आए। और राना मोहम्मद असलम जो है वो उस मैच्योर तैयारी में थे, तो उन्होंने आपको गाइड किया जिससे आपके पेपर्स वगैरह जो है ना इवन के दूसरा पेपर ही पास हो गया। पहला भी पास हुआ, नो डाउट आपने अच्छा स्कोर किया, फिर दूसरा भी पास हो गया। अच्छा, मैं जब बैठा हुआ था तो आपकी प्रोफाइल से गो थ्रू कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि वटू साहब आप ना मतलब कि मैट्रिक से बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे। इवन के एवरेज को भी मैं अगर बिलो एवरेज कहूँ तो ऐसा होगा। फिर उसके बाद आपने जो है ना BS इंग्लिश किया, फिर मैं ये देख रहा था कि आपने MA इकनॉमिक्स कर लिया। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या वन पेपर के लिए किसी का इतना ज़हीन होना ज़रूरी है या नहीं, एक बात। और दूसरा, इस बात को भी हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा कि आपने इतने सारे शिफ्ट कैसे लिए, मतलब कि आपने पहले BS इंग्लिश कर लिया, फिर इंग्लिश से आप इकनॉमिक्स की तरफ कैसे आए, मुझे ये बताइएगा। ज़रूर सर, जो आपने सवाल किया है कि आप एवरेज स्टूडेंट थे, इसमें कोई शक नहीं है सर। मैट्रिक में 9th में मुझे 2 सप्लियाँ थी, फिज़िक्स और मैथ में, और कोई नहीं समझता था कि ऐसा स्टूडेंट जिसको मैथ और फिज़िक्स की सप्ली हो, हाँ भी उसकी ना मुश्किल से मैट्रिक भी क्लियर होगी। लेकिन वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मैंने देखा जो मुझ में लूप होल्स थे उन पे मैंने ओवरकम किया। फिर भी लेकिन मैं सीरियस नहीं हुआ था। उस वक्त मैं चाहता था कि मैं ना क्रिकेटर बनूँ, पाकिस्तान टीम के लिए सर्व करूँ, हार्ड बॉल भी खेलते थे, क्रिकेट सारा दिन खेलनी, स्टडी पे इतना फोकस नहीं था। लेकिन सर जब मैं मुल्तान में आया तो मुझे पता चला कि स्टडी क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है। यहाँ मेरे साथ किप्स के थे, बेकन हाउसेस से, और यानी कि अच्छे अच्छे इदारों से हम मेरे क्लास फेलो थे। तो मैं तो एक टार्ड वाले स्कूल से उठ के आया था, तो यहाँ पता चला कि यार स्टडी होती क्या है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, असाइनमेंट्स क्या होती हैं। मुझे तो पहले असाइनमेंट के स्पेलिंग भी नहीं आते थे। वहाँ सर थोड़ा सा खुद को सीरियस किया, चीज़ों को सीरियस लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी डिग्री हुई तो सर मेरी 3.75 CGPA थी। अच्छा, इंग्लिश में। तभी मैंने डिग्री के दौरान, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ज़हन बना लिया था कि मैंने कंपटीशन की तरफ जाना है। और जहाँ तक सर आपकी बात है कि इंग्लिश से इकनॉमिक्स की तरफ आप क्यों आए, सर इंग्लिश से इकनॉमिक्स की तरफ आने का ये 2 मकसद थे। एक तो सर ये था कि मैंने लेक्चरारशिप के लिए तरफ नहीं जाना था, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली आप टीचर लग सकते हैं, लेक्चरारशिप की तरफ जा सकते हैं, तो उधर नहीं जाना था। दूसरा ये था कि जितनी भी सर PPSC हो गया या FPSC हो गया, जो दूसरे भी इदारे हैं से जो सीटें आती हैं वो ज़्यादा सर उनमें इकनॉमिक्स मांगते हैं, स्टैट मांगते हैं, एग्रीकल्चर मांगते हैं, सोशियोलॉजी मांगते हैं। तो मेरे पास नहीं थी डिग्री, तो ये चीज़ मैं नोट कर रहा था, ये मुझ में ना कमी है कि 17 स्केल लेने में मेरे लिए एक दिक्कत पैदा हो सकती है, मुझे ये डिग्री करनी चाहिए। राना मोहम्मद असलम साहब हो गया, मैं हो गया, राशिद साहब हो गया, हमने प्लान बनाया, हम लोगों ने मिल के फिर MA इकनॉमिक्स किया। और उसका सर फ़ायदा ये हुआ है कि अब काफ़ी सीटें आ रही हैं 17 की, जिसकी वजह से हम एलिजिबल हैं। इंशाल्लाह 17 सिक्योर कर लेंगे इसके। अच्छा, चलें, गुड। वट साहब, आपकी बात से मैंने असेस किया कि आपको मतलब कि आपने होली जो है ना वन पेपर एग्ज़ाम को टारगेट किया कि उसके अंदर जो है ना, क्योंकि सोशल साइंसेस मांगी जाती हैं, तो आपने कहा कि क्यों ना हम भी सोशल साइंसेस की डिग्री कर लें ताकि अच्छी जॉब पे चले जाएँ। मेरे इल्म के मुताबिक आपको काफ़ी अर्सा हो गया इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करते हुए, और क्या आप अभी तक इस पे मुतमईन हैं, और या इसके साथ साथ अभी भी आप एग्ज़ाम प्रोसेस में हैं? एग्ज़ाम प्रोसेस से मतलब ये है कि क्या आप और जॉब्स के भी पेपर दे रहे हैं, या आपने अपना गोल बस यही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ही सेट किया हुआ था, या अभी भी आपके अंदर चाह है कि आप ज़िंदगी में और मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं सर, क्यों नहीं, चाह तो है, आगे बढ़ना भी है, कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ सर इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव पे रुकने के पीछे एक बड़ी वजह जो मेरी है वो PMS मिनिस्ट्रियल कोटा है ना सर। वो आपको हाउ नाउ है कि जब इंसान की 11वें स्केल से लेके 16वें स्केल तक वो 5 साल सर्विस हो जाए तो मिनिस्ट्रियल कोटे के लिए एलिजिबल होता है। और सर वो सीटें आने भी वाली हैं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ।
वो एक शॉर्टकट है असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए ना आपके पास सर, उसकी भी कर रहा हूँ। और इकनॉमिक्स भी इसी वजह से की है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की 17 स्केल की सीटें आती हैं तो उसके लिए भी अब एलिजिबल है, उसकी भी सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। जिस तरह LG हो गया, AD लोकल गवर्नमेंट, उस पर भी अप्लाई किया है, तो सर लेके चल रहे हैं अब दोबारा, यानी कि तैयारी स्टार्ट की हुई है। मतलब कि आप ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ब्यूरोक्रेसी को भी टारगेट में रखे हुए हैं कि आपका टाइम लैप्स ये पूरा हो जाएगा मिनिस्ट्रियल कोटे के लिए, तो फिर आप जो है ना मतलब कि एज अ PMS ऑफिसर भी देख रहे हैं खुद को। एम आई राइट, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यस सर, मेरा भी यही प्लान है। इसी वजह से सर शुरू में जब यानी कि तैयारी तो मेरी अच्छी थी, आपको पता है, मैंने 17 के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मिनिस्ट्रियल कोटा एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम भी आए थे काफ़ी दोस्त ऐसे जो थे यानी कि जो डायरेक्ट ओपन मेरिट पे PMS CSS में नहीं हुए, वो मिनिस्ट्रियल कोटे के थ्रू आज कल यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर सर्व कर रहे हैं। तो मेरा भी यही प्लान है कि इंशाल्लाह जैसी सीटें आती हैं, खुद को प्रिपेयर किया हुआ है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको आइस करेंगे। चलें भट्टू साहब, अच्छा मुझे काइंडली ये बता दें कि बेसिकली रिसेंटली भी ना इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव की सीट्स आई हुई थी। हमारे ही एकेडमी के ढेर सारे बच्चे जो है ना रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए हैं और वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। उनके ना आपके डिपार्टमेंट के हवाले से ढेर सारे सवाल पूछने को मिलते हैं कि वो क्लियर माइंड से आपके डिपार्टमेंट में आएँ या ना आएँ। तो काइंडली थोड़ा सा तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में बताएं और मोर स्पेसिफिकली पहले तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें और फिर थोड़ा सा करंट सिनेरियो के बारे में बता दीजिएगा कि आजकल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी पाकिस्तान में, इसके क्या हालात हैं आजकल। श्योर सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहले तो सबसे पहले सर मैं आपको मुबारकबाद दूँगा कि आपके माशाल्लाह बड़े काफ़ी मैंने देखे हैं स्टूडेंट लोगों ने ना पास किया हुआ है। जी माशाल्लाह सर, ये बड़ी एक अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ तक सर आपका सवाल है कोऑपरेटिव की हिस्ट्री से रिलेटेड, इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ से रिलेटेड। सर इसकी जो हिस्ट्री इंग्लिस्तान से शुरू हुई थी, इसका जो फादर है वो है रॉबर्ट ओनिंग। उसके बाद और भी दूसरे दोस्त थे दूसरे मुल्कों में भी, यानी कि इसकी रिफॉर्म्स हुई, वहाँ पे चला गया। बरसगीर में सर ये आया था 1899 में, जब पहली इसकी सोसाइटी यहाँ रजिस्टर हुई। उसके बाद सर इसको चलाने के लिए 3 हमारे यहाँ एक्ट आए 1904 में, 1912 में, जिसके तहत इंडियन में सोसाइटीज़ चल रही हैं, और 1925 में पाकिस्तान की सोसाइटीज़ चल रही हैं उस एक्ट के थ्रू। और 1990s तक जो इरा है वहाँ तक तो सर हमारे डिपार्टमेंट बड़ा अखीर रह गया ना, बड़ा अच्छा इसने सर्व किया किसानों के लिए, बड़ी अच्छी यानी कि पॉलिसीज़ लेके आया। 1997 में सर इसको ना आप कह सकते हैं कि नज़र लग गई। उसके बाद सर इसमें अमेंडमेंट्स हुई, मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको नज़र लगी सर। तो अब जो हुकूमत है सीरियस है, इन चीज़ों को लेकर चल रही है, दोबारा सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के बारे में, रिफॉर्म्स, हाउसिंग में, एग्रीकल्चर में। अब इंशाल्लाह प्रोडक्टिव काम आप देखेंगे। और उसके पीछे आप ये देख लेंगे सर 5 सालों में किसी भी डिपार्टमेंट में 3 बार सीटें नहीं आई। वह डिपार्टमेंट पंजाब में हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट है जिनमें 3 बार सर 5 सालों में सीटें आई हैं। इंशाल्लाह होपफुली आगे बेहतर होगा मेरे ख्याल में। अच्छा भट्ट साहब, आप चलिए आपने बताया कि मतलब कि ना ये यूरोप से स्टार्ट हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर सब कॉन्टिनेंट में आया, और जहाँ तक मुझे इल्म है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ना वो इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है बनिस्बत पाकिस्तान में डाउनफॉल आया है। आप भी बता रहे थे कोऑपरेटिव पे। मुझे अगर मैं कहूँ कि मुझ जैसा बंदा जैसे जिसको समझाना हो कि एक ही वर्ड्स के अंदर आप बताएं कि कोऑपरेटिव है क्या, क्योंकि आपने यूज़ किया कि कोऑपरेटिव के थ्रू सोसाइटीज़ बनती हैं, हमें देखने को भी मिलती हैं, किसानों की मदद होती है, पर कैसे कोऑपरेटिव को पैसे कौन देता है, कहाँ से आते हैं और कैसे ये काम करता है? यस सर, कोऑपरेटिव के मोटो है कि 1 फॉर ऑल फॉर 1। सिर्फ कोऑपरेटिव की सर एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ नहीं है, कोऑपरेटिव की हाउसिंग भी हैं, उसके अलावा रिसोर्स सोसाइटीज़ भी हैं, सारे इंडस्ट्रीज़ भी हैं, और मुख्तलिफ कंज्यूमर सोसाइटीज़ भी हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि पैसे कौन देता है, इसके लिए सर हुकूमत भी एलोकेट करती है बजट में। और उसके अलावा जो किसान है सर उनकी ना एक 5 बंदों की 10 बंदों की एक सोसाइटी बना दी जाती है। अब सर एक किसान है वो अकेला ट्रैक्टर नहीं ले सकता, अगर सर 5 मिल के ले लेंगे तो ईज़िली ले लेंगे। जी ठीक है सर, वो ख़ुद भी यूज़ करेंगे, आगे किराए पे भी चलाएंगे। यानी कि कोऑपरेटिव सर ऐसा इदारा है मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की मीशत को अपलिफ्ट कर सकता है। सर आप इंडिया को देख लें,
इंडिया की मुईशत के पीछे मेरे ख्याल में जो 50% से ज़्यादा आता है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है। आप सर यूरोपियन कंट्री देख लें, आप मलेशिया देख लें, मलेशिया का मॉडल, तुर्की का मॉडल देख लें, साउथ कोरिया देख लें, उन लोगों ने किस तरह तरक्की की। साउथ कोरिया के थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, 2012 तक वो IMF का मकरूज था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वजह से सारा आप देख लें दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बिल्कुल कोऑपरेटिव की वजह से। कोऑपरेटिव का हाउसिंग सेक्टर देख लें, कोई भी सेक्टर देख लें सर, मेरे ख्याल में अगर इस पे प्रॉपर काम किया जाए तो सर हमारी जो मीशत है ऐसे सर दिनों में ऊपर जाएगी। क्योंकि सर इसके आप मॉडल को देखें ना तो मेरे ख्याल में मुईशत को अपलिफ्ट करने के लिए इससे बेहतरीन और मॉडल हो ही नहीं सकता। जी, मैं मतलब आपकी इस बात से ये समझा कि ये एक कॉपरेशन है कि जहाँ पर बर्डन ऐसे है कि हम इसको एक फैमिली समझ लें कि जहाँ पे अगर एक बंदा काम कर रहा है तो पूरी फैमिली को पाल रहा है। अगर कॉपरेशन है तो 5 बंदे काम करते हैं तो और ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इस तरह से लोगों को, किसानों को, सोसाइटीज़ को सपोर्ट करता है कि सारे लोग मिलजुल के उसकी अपलिफ्टिंग करते हैं। तो अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा हो रहा होता है तो फिर उसमें कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो होते हैं इनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं? ये किस तरह से मतलब कि उन किसानों को, उन सोसाइटीज़ को हेल्प आउट करते हैं कि उनकी अपलिफ्टिंग हो सके? और मतलब कि ना गवर्नमेंट ही क्यों इन पे इन्वेस्ट करती है? लोग आज खुद भी तो कर सकते थे। तो कहानी वो ड्यूटीज़ बता दें अपनी इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव की कि वो किस तरह से हेल्प आउट करते हैं लोगों को। यस सर। सर सोसाइटीज़ तो बन गई, अब सोसाइटीज़ के कुछ मामलात होते हैं जो सोसाइटीज़ खुद तो देखती है, उसके साथ किसी और बंदे ने भी देखना होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो। जिस तरह हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर हो गया, AR साहब हो गया। अब AR साहब जो होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ थोड़ी सी ना ट्रांसफ़र कर देते हैं इंस्पेक्टर को। अब इंस्पेक्टर की जो सर बेसिक ड्यूटी है ना वो इंस्पेक्शन करनी होती है। किसकी? ये देखेगा कि जो सोसाइटी जो बनी है उसका जो रिकॉर्ड है कि हाँ भी उसमें कोई एम्बेजलमेंट तो नहीं हुई। अब 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, हाँ भी एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को हाईजैक तो नहीं किया हुआ, सोसाइटी को हाईजैक तो नहीं किया हुआ, हाँ भी सारों ने लोन लिया है या एक ने लेके हाँ भी खुद ही रख लिया है। यानी कि इंस्पेक्टर की ये ड्यूटी होगी। फिर सब इंस्पेक्टर होता है इसके नीचे सर, उसका काम होता है ऑडिट करना। इंस्पेक्टर उसके काम को भी देखता है, ऑडिट करता है। उसके अलावा सर इंस्पेक्टर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये CO होता है, सर्कल ऑफिसर होता है सर। इसके अंडर 3 सब इंस्पेक्टर हो गए, एक क्लर्क हो गया, एक पियन हो गया, ये सारे आते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर ये रिकवरी जो होती है, अब हुकूमत गवर्नमेंट ने 6 माह के लिए, साल के लिए कर्जा दे दिया। अब रिकवर, आपको पता है पाकिस्तान में रिकवरी कितनी मुश्किल है, उसको रिकवर करना है तो इंस्पेक्टर अपने सब इंस्पेक्टर्स के थ्रू उसको रिकवर भी करवाता है, ठीक है सर। उसके अलावा इनसे हट के इंस्पेक्टर सोसाइटीज़ के जो लोग होते हैं उनको बताता है कि हाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, आपने इसको किस तरह लेके चलना है। ये हैं सर उसकी बेसिक ड्यूटीज़। अच्छा, चलिए, मतलब कि है कि कुछ मामलात आते हैं कि किसी ने ख़यानत कर दी जी सर, तो फिर वो उनके मामलात को सेटल डाउन कर रहा होता है इंस्पेक्टर। चले, अच्छा, काइंडली ये बताएं कि एक बंदा जो कोऑपरेटिव को अगर अपना फ्यूचर ऑप्ट कर रहा है, जैसे बीइंग अ स्टूडेंट, या जैसे मैंने अभी बात की थी इस नशिस्त के शुरू में कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये रिटर्न क्वालिफाई किया हुआ है, वो ऑफ कोर्स अपना फ्यूचर देख रहे हैं कोऑपरेटिव के अंदर। तो इस कोऑपरेटिव की जॉब्स के जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, हमें उसके बारे में भी बताएं कि अगर कोई बंदा इसको एज अ फ्यूचर ऑप्ट करता है तो मतलब कि उसको क्या फ़ायदे, पर्सनली बेनिफिट क्या हो सकते हैं? क्योंकि देखिए पर्सनल ग्रोथ भी तो ज़रूरी है ना। नो डाउट कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि टू सर्व अदर्स, लेकिन उस बंदे को पर्सनल क्या फ़ायदे होंगे अगर वो एज अ इंस्पेक्टर आता है? तो काइंडली उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सर मेरे ख्याल में उसका ब्राइट फ्यूचर ही होगा। उसके पीछे 2 से 3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि सर ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। और दूसरा सर इसके अलावा ये है कि परमानेंट जॉब के साथ सर इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन स्ट्रक्चर है ना, बेहतरीन है सर, बेहतरीन है। वो इस तरह है कि अब कोई भी इंस्पेक्टर फ़र्ज़ करें 2024 में हो रहा है सर, 2032-31 तक वो AR होगा। यानी कि कोई भी तकरीबन पंजाब में ऐसा डिपार्टमेंट में नहीं है जिसमें इतनी जल्दी आपकी प्रमोशन हो। जी जी। और सर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है वो तहसील लेवल का ऑफिसर होता है। एक तो सर ये हो गया। दूसरा सर आप दूसरे फोर्सेस देख लें, पंजाब पुलिस देख लें, FIA देख लें, NAB देख लें, वहाँ हेक्टिक रूटीन होती है। यहाँ पे सर इस तरह है कि जो हमारा इंस्पेक्टर होता है
उसकी फ़िक्स ड्यूटी होती है 9 से लेके 4 तक। और उसके अलावा सर उसकी सोशल लाइफ है, वो फैमिली को टाइम दे सकता है, फ्रेंड्स को टाइम दे सकता है, वो सर वो स्टडी कर सकता है। और तीसरा सर ये कि आप ऐसे डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं जहाँ पे आपकी ना सर पर्सनल ग्रोथ होती है। आप यानी कि हर रोज़ एक नई चीज़ सीखते हैं, नए लोगों से इंटरेक्शन होती है। और इसके अलावा सर खिदमत खल्क भी है। खिदमत खल्क इस तरह है कि सर जिस तरह हाउसिंग होगी, हाउसिंग में आप देखें ना मुख्तलिफ लोग प्लाट्स वगैरह लेते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट सोसाइटीज़ में लें तो जिस तरह वो सोसाइटीज़ कहती हैं कि हाँ हम ये चीज़ें देंगे, लेकिन वो प्राइवेट सोसाइटीज़ में वो चीज़ें उतनी प्रोवाइड करते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है हाउसिंग की, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी ना हाउसिंग की, वो किसी के साथ ओनापुनी नहीं कर सकती, किसी के साथ 2 नंबरी नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता है पीछे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बैठा है, वो हमारे साथ नहीं होने देगी। यानी कि यहाँ आप लोगों के लिए इस तरह एक खिदमत खल्क भी इस सारे अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर इस तरह से होता है कि एक बैकअप होता है जो सारे मामलात को कंट्रोल कर रहा है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। जैसे मैं प्राइवेट सोसाइटीज़ की बात करूं या प्राइवेट बिजनेस की बात करूं, उसमें वो लोग दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं। अगर किसी के साथ, किसी गरीब के साथ धोखा हो जाता है तो उसके बैक एंड पे कोई बंदा नहीं है जो उनको देखेगा। नो डाउट फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक सिक्योरिटी हो जाती है कि कोऑपरेटिव का बंदा है, वो देख रहा है, साथ में किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। अच्छा चलें, और उसके अलावा हमें आप काइंडली ये बताएं कि ये जो अगर बंदा एक, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं भट्टू साहब, एक नया स्टूडेंट जब कोऑपरेटिव को ज्वाइन करेगा तो उसके माइंड में ढेर सारे ख्यालात होते हैं कि मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे मीट करूँगा, मेरी ट्रेनिंग किस तरह से होगी। काइंडली आप ये बता दें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर कोई बंदा जब आता है स्टूडेंट, तो उसकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम क्या होता है, कितने अरसे की ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद ये बताइएगा काइंडली कि उसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है या कहाँ पे हो सकती है। श्योर सर, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमारी जो कोऑपरेटिव है उसमें आगे हाउसिंग है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है। ज़्यादातर सर हमारी जो सोसाइटीज़ है ना पंजाब में, वो एग्रीकल्चर की हैं, यानी कि आप एग्रीकल्चर में ज़्यादा आप लोगों की पोस्टिंग होती है, जो भी नया आएगा दोस्त, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जहाँ तक पोस्टिंग की बात है कि कहाँ होगी, उसकी सर होम डिस्ट्रिक्ट में होती है। मज़े की बात ये है, आप सर अगर किसी और डिपार्टमेंट में एज इंस्पेक्टर सर्व करते हैं या लेबर हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये मज़े की बात है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही होते हैं सर। मतलब ये तो एक लैक्रेटिव पॉइंट है फॉर द स्टूडेंट्स या फॉर द जॉबियन कि उनको होम टाउन मिलता है। यस सर, चलें गुड। और सर जहाँ तक बात है ट्रेनिंग की, सर मेरे ख्याल में पंजाब में बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जो आपको ना यानी कि जॉब के साथ आपकी ट्रेनिंग भी कराएं, क्योंकि इंसान ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखता है। जी, ग्रूमिंग होती है इंसान की। वहाँ ग्रूमिंग होती है सर, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से आपके साथ दूसरे इंस्पेक्टर आए होते हैं, डिफरेंट कल्चर से, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। सर हमारे यहाँ कोऑपरेटिव में हमारे 2 इदारे हैं, एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद है सर, एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज बहावलपुर है। जो इंस्पेक्टर और AR साहबान की जो डायरेक्ट इंडक्शन होती है, उनकी 6 माह की ट्रेनिंग होती है। हमारा जो मेन इदारा है कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद, वहाँ पे होती है। और सर मैं रिसेंटली करके आया हूँ। पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 ट्रेनिंग की हुई हैं, एज ए सब इंस्पेक्टर बहावलपुर में और इंस्पेक्टर फैसलाबाद में। सर हम नो डाउट पूरी ज़िंदगी सीखते हैं, लेकिन वो जो मेरे 6 माह थे ना, उन 6 माह में मैंने अपने असातिज़ा कराम से, दोस्तों से, कुलीग से सीखा है। सर मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किस तरह बयान करूँ ना कि मैंने कितना यानी कि लिमिटेड टाइम में कितना यानी कि इन्हेंस, कितना नॉलेज को, अपनी नॉलेज को इन्हेंस किया है सर। क्योंकि वहाँ आपके पास बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, उनके पास नहीं है ना कोई भी ट्रेनिंग कॉलेज, एक डिफरेंट कम्युनिटी है, उनसे आप सीखते हैं। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सर, एक लर्न करने के लिए भी। अच्छा चलें, मतलब कि ये तो लर्निंग के हवाले से हो गया। असल बेसिकली वर्ड साहब पूछ में ये रहा था स्टूडेंट के हवाले से, मतलब बीइंग एक स्टूडेंट अगर मैं खुद को तसव्वुर करूं तो मतलब कि ये जो ट्रेनिंग है 6 माह में, उसमें क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं आपको? जी सर, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सर उसमें आपको डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाएगा कि डिपार्टमेंट क्या है, उसमें आपकी बेसिक जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बताया जाएगा,
उसके अलावा सर आपको जो एक्ट है हमारा, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की है 1925 का एक्ट, उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि सर कोई भी डिपार्टमेंट है उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कोई एक्ट होता है जिसके थ्रू वो डिपार्टमेंट रन कर रहा होता है। हमारे 1925 का एक्ट पढ़ाया जाएगा, 1927 के रूल्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं सर ट्रेनिंग में। और उसके अलावा वहाँ स्पोर्ट्स गाला, दूसरी करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती हैं सर इंजॉय करेंगे जो भी इंशाल्लाह दोस्त हो जाएंगे होपफुली, तो सर उनको लगेगा कि वाकई ना CSP, मेरे ख्याल में CSP के बाद कोई अच्छी ट्रेनिंग है ना तो ये है हमारी। अच्छा, चलिए गुड, अच्छी बात है माशाल्लाह। बुट साहब, इस नशिस्त का मेरी तरफ से तो ये आखिरी सवाल है, वो ये है कि बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो इंटरव्यूज़ हैं वो एट हैंड है, मतलब कि बहुत शायद जल्दी लिस्ट जारी हो जाए PPSC की तरफ से इंटरव्यूज़ के हवाले से। तो काइंडली ना आप अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करें और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कर दें कि उन्हें इंटरव्यूज़ के हवाले से किन एरियाज़ को देख के जाना है, तैयारी को कैसे मतलब कि मॉड्यूल करना है और किस तरह से वो इस एग्ज़ाम को एस कर सकते हैं, ख़ास तौर पे इंटरव्यू को एस कर सकते हैं। रिटर्न तो उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। यस जी सर, जहाँ तक मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड सवाल है वो इस तरह है कि मैंने स्टैट भी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था BS इंग्लिश में, और एज इकनॉमिक्स भी एज ए सब्जेक्ट 100 नंबर का पढ़ा हुआ था। तो मैंने लेकिन प्रेफरेंस दी थी इकनॉमिक्स को। तो सर उन्होंने मुझसे इकनॉमिक्स से रिलेटेड जो सवाल पूछे थे कि GNP क्या है, GDP क्या है, अच्छा मुख्तलिफ ना इंडेक्स पूछे थे, यानी कि हैंगर इंडेक्स के बारे में पूछ लिया था, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की रेशो क्या है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने पूछा था कि हाँ भी हम ट्रांसपेरेंसी में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं 2023 में, इस तरह यानी कि उन्होंने सर सवाल किए थे। अब आ जाती है कि बच्चों का ना सर, इसमें 5 सब्जेक्ट हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, जो मेजर सब्जेक्ट उन्होंने पूछे हैं तकरीबन 5 ही हैं, यानी कि किसी का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होगा, अकाउंटिंग होगी, इकनॉमिक्स होगी, स्टैट होगी, कॉमर्स होगी। सबसे पहले तो बच्चों को चाहिए कि उसको देख के जाएँ अच्छे तरीके से, एक चीज़ ये होगी। दूसरी सर ये है कि उनकी जो डिग्री है ना वो बड़ा मैटर करती है, वो देख के जाएँ कि हाँ भी अगर एक फ़र्ज़ करें इंजीनियर है, इंजीनियर ने सर 2019 में डिग्री की थी, मुख्तलिफ मुआशी हालात की वजह से, जो भी सर्कमस्टांसी की वजह से उसका अब रिटर्न क्लियर हुआ है, वहाँ उसने ये जस्टिफाई करना है ये जो 5 साल का गैप है क्यों आया, या इस गैप के दौरान वो क्या करता रह गया, एक चीज़। दूसरे नंबर पे वो उनसे इंटरव्यू में पूछेंगे पैनल वाले कि आप इंजीनियर हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आ रहे हैं, आप इधर क्या करने आ रहे हैं, आप अपनी फील्ड में क्यों नहीं गए। ये चीज़ों को वो प्रिपेयर करके जाएँ। हाँ भी जिस तरह मेरी तरह किसी ने इंग्लिश की हो, वो कहेंगे कि आपके पास लेक्चरार की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, आप वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी सर्व कर सकते थे अच्छे से, आप क्यों नहीं गए। आप ये चीज़ों को बच्चे देख के जाना है, अपनी डिग्री को, ठीक है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट को, अपने होम डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल अच्छी करके जानी है, अपना इंट्रो अच्छा करके जाना है। इंट्रो से लगेगा ना कि इंट्रो हो, ये ना हो कि आपने कोई 2-4 लफ्ज़ रटे हुए हैं। कुछ दोस्त होते हैं ना सर, वो जिस तरह न्यूज़ कास्टर होता है जी तो उस तरह ऐसे लग रहा होता है कि कोई न्यूज़ कास्टर बैठा है यहाँ भी न्यूज़ सुना रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये देख के जाएँ जो करंट सिनेरियो में जो आजकल यानी कि हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं सर, इनको देख के जाएँ। इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी जो है इस सिनेरियो को देख के जाएँ, ये वे पूछेंगे ये चीज़। और दूसरे नंबर पे बच्चे ये भी मैटर करता है कि जो चेयरमैन है वो कौन है सर। चेयरमैन से चेयरमैन भी सर वेरी करता है, जो इंटरव्यू आपका हो तो वो चेयरमैन से चेयरमैन भी वेरी करता है। अब एक चेयरमैन है उसकी कुछ और इंटरेस्ट है, फील्ड है, वो उससे पूछेगा। एक चेयरमैन है वो किसी और फील्ड से पूछता है, यानी कि नियर साहब थे वो, यानी कि बुक्स न्यूज़पेपर के बारे में ज़्यादा पूछते थे। इन चीज़ों को आप देख के जाएँ, इंशाल्लाह होपफुली आपका हो जाएगा। जहाँ तक कोऑपरेटिव की बात है तो पेस GK एकेडमी का फोरम आपके लिए हाजिर है, हमारी टीम हाजिर है। हम आपको कोऑपरेटिव और इसके अलावा भी जो भी आपकी क्यूरीज होंगी हम इसके अलावा भी आपका एड्रेस करेंगे, हम सब दोस्त हाजिर हैं। चलें, अच्छा भट्ट साहब, आपने वो तो बड़ा अच्छा जनरल गाइड किया इंटरव्यू के हवाले से। कोऑपरेटिव के हवाले से क्या देख कर जाए बच्चा, ये भी बता दें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ख़ास तौर पे किस एरियाज़ को टारगेट करे, कि क्या चीज़ पढ़ के जाए, क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है जिनमें से वो उनसे सवाल पूछ सकता है। सर उसको हिरार्की का पता होना चाहिए। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हिरार्की है वो सब इंस्पेक्टर से शुरू हो रही है, सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर होता है जो आप लोग बनने वाले हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। उसके बाद सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो होता है वो तहसील लेवल का ऑफिसर होता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद CR होता है, CR को हम सर्कल रजिस्ट्रार बोलते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। उनके बाद सर डिप्टी रजिस्ट्रार डिवीज़न लेवल पे होते हैं।
उनके बाद आते हैं जॉइंट रजिस्ट्रार साहब, वो सर डिवीज़न लेवल पे भी होते हैं और हेड ऑफिस में भी होते हैं। उनके बाद जो आता है सर, जो हमारे हेड कर रहा होता है, वो होता है रजिस्ट्रार साहब। ठीक है सर, वो PMS ऑफिसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो होते हैं। जो आजकल हैं इशफाक अहमद चौधरी साहब हैं सर। और इसके ऊपर आपको पता है सर, हर डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी होती है या होता है। हमारे डिपार्टमेंट को जो देख रही है मुसर्रत जबीन साहब, सेक्रेटरी साहब हैं सर, वो देख रही हैं। फिल वक्त वो आपसे पूछेंगे कि ना कोऑपरेटिव का मिनिस्टर कौन है। इस वक्त कोऑपरेटिव का सर कोई भी मिनिस्टर नहीं है। मरियम साहबा खुद देख रही है, वो चाहती है कि इसको मैं अच्छे तरीके से लेके चलूँ। उसने अपनी एक टीम बनाई है, अब वो प्रमोट भी कर रहे हैं डिपार्टमेंट को, बजट भी एलोकेट कर रहे हैं। फ़िलहाल वो खुद देख रही है, हमारा मिनिस्टर नहीं है। और इसके अलावा सर वो देख के जाए कि उनको पता होना चाहिए कि 1904 का जो एक्ट था, ठीक है, 1912 का जो एक्ट है, 1925 का, अच्छा एक्ट को, अब कुछ चीज़ें होती जो आपको एक्ट से पता नहीं लगती सर, उसके लिए सर रूल्स होते हैं फिर ना, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे 1927 के रूल्स हैं। बच्चे मेजर रूल्स देखे जाएं, ठीक है। अब इंस्पेक्टर की ड्यूटी है इंस्पेक्शन, आपसे वो पूछ ले कि हाँ भी बताएं इंस्पेक्शन के लिए कौन सा सेक्शन है, तो वहाँ बैठा कोई भी बच्चा बैठा हो, सोच रहा हो कि कौन सा है, बच्चे उसके लिए 44 है, इंक्वायरी के लिए 43 है, ठीक है, लिक्विडेशन करते हैं, सोसाइटियों को हम ख़त्म करते हैं, उसके लिए 47 है। इस तरह की बेसिक चीज़ें आप लोगों ने देख के जानी है। चलिए, गुड, थैंक यू भट्टू साहब। मतलब आपने काफ़ी अच्छा गाइड किया बच्चों को कि इंटरव्यू के हवाले से वो एक्ट्स को पढ़ के जाएं, रूल्स को पढ़ के जाएं, और थोड़ी सी कोऑपरेटिव की हिस्ट्री भी देख लें, वो जो कुछ हुई है उसमें से भी वो उनसे सवाल पूछ सकता है। सर। और मैं इन बच्चों की तरफ से, तलबा की तरफ से, नाजरीन की तरफ से और पेस एकेडमी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आज की इस नशिस्त का इख्तिताम हम इसी बात पे करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।